सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला अध्याय है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नवे अध्याय की तरफ, जिसका नाम है संत रैदास। तो चलिए जानते हैं। संत रैदास जी काशी के रहने वाले थे। तो वो कहाँ के रहने वाले थे? काशी के रहने वाले थे। उनके पिता का नाम रघु था। रैदास जी कबीरदास के समकालीन थे। रैदास जी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। वो किसके समकालीन थे? वो कबीरदास के समकालीन थे और उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी। वह सत्संग करते हुए बचे हुए समय में अपनी गृहस्थी के जीवन निर्वाह के लिए जूते काटने का काम किया करते थे। सत्संग करते हुए अपनी गृहस्थी का जीवन करने के लिए, गुजारा करने के लिए वो क्या करते थे? जूते काटने का काम करते थे। रैदास जी की पत्नी अत्यंत साध्वी और संतोषी थी। ठीक है, उनकी जो पत्नी थी वो एकदम साध्वी और संतोषी थी। जो कुछ उन्हें प्राप्त होता था उसी में संतुष्ट रहने वाली थी। तो जो भी उनको प्राप्त होता था उसी में वो संतुष्ट रहती थी। ठीक है। एक बार चंद्रग्रहण के अवसर पर काशी में गंगा स्नान करने वालों की बहुत भीड़ थी। आने वाले यात्रियों में कृपा शंकर नाम के एक पंडित भी थे। तो आने वाली भीड़ में कौन भी थे? कृपाशंकर नाम के पंडित थे। घाट पर बहुत अधिक भीड़ होने के कारण उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर ठहरकर स्नान किया जाए। पंडित जी एक बरगद के पेड़ के नीचे छाया में बैठ गए। तो पंडित जी जो है बरगद के पेड़ के नीचे छाया में बैठ गए। पंडित जी की एक जूती टूटी हुई थी। तो पंडित जी की एक जूती टूट गई थी। संयोग से उसी पेड़ के नीचे रैदास जी जूती गांठ रहे थे। तो उसी पेड़ के नीचे कौन थे? रैदास जी थे जो जूती को गांठ रहे थे। पंडित जी ने अपनी जूती उन्हें गांठने के लिए दे दी और स्वयं माला जपने लगे। ठीक है, अपनी जूती उन्होंने दे दी और स्वयं वो माला जपने लग गए। पंडित जी ने रैदास जी से पूछा, अरे आज ग्रहण का दिन है, तूने भी गंगा स्नान किया क्या? तो यहाँ पर पूछते हैं कि अरे आज तो ग्रहण का दिन है, क्या तूने भी गंगा स्नान को किया है? ठीक है। उत्तर ना में मिला तो वह फिर बोले, खैर फुर्सत मिलने पर कर आना। तो बोलते हैं कि जब उन्हें उत्तर ना मिलता है तो बोलते हैं कि खैर ठीक है, तुम फुर्सत होने पर कर आना। ठीक है। रैदास जी ने फिर भी ना कहा तो पंडित जी झुंझलाकर बोले, तुम अभागों के भाग्य में गंगा स्नान थोड़ी ही लिखा है। तो यहाँ पर जब वो रैदास जी फिर से ना बोलते हैं तो यहाँ पर अब वो गुस्सा होकर फिर बोलते हैं कि तुम्हारे भाग में थोड़ा ना लिखा है गंगा स्नान। ठीक है। रैदास जी ने अपने पास पड़ी हुई कठौती को हाथ लगाकर कहा, महाराज मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो यहाँ पर रैदास जी जो है अपने पास में पड़ी रखी कटौती को हाथ लगाकर बोलता है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। पंडित जी रैदास जी को जूती की सिलाई के पैसे देने लगे तो रैदास जी ने व्यंग्य से कहा, महाराज आप पंडित हैं, ज्ञानी हैं, धर्मात्मा हैं, जरा से काम के लिए आप जैसे महात्मा से मजदूरी लूंगा क्या? तो यहाँ पर अब क्या होता है कि जैसे पंडित जी रैदास को पैसे देने लगते हैं तो रैदास जी बोलते हैं कि आप तो महाराज, आप पंडित हो, आप ज्ञानी हो, धर्मात्मा हो, तो इतने से काम के लिए मैं आप जैसे महात्मा से पैसे लूंगा? पंडित जी व्यंग्य तो समझे नहीं, परंतु उनके मन में रैदास जी के प्रति अनुकूल प्रतिक्रिया हुई। अब उनके मन में क्या हुआ? उनके प्रति एक अनुकूल प्रतिक्रिया हुई। रैदास जी ने कहा, महाराज आप स्नान करने तो जा ही रहे हैं, मैं आपको एक सुपारी देता हूँ, वह गंगा जी में चढ़ा देना। तो आप स्नान करने तो जा रहे हो, मैं आपको एक सुपारी दे रहा हूँ, वो आप गंगा जी में चढ़ा देना। लेकिन यह कहकर चढ़ाना कि रैदास ने भेंट भेजी है। पर आप ये कहकर बोलना कि रैदास ने भेंट भेजी है। यह कहकर रैदास जी ने एक सुपारी अपने कठौती से धोकर पंडित जी को दे दी। तो वो सुपारी निकाली, कठौती से धोई और उसे फिर पंडित जी को दे दी। ठीक है। पंडित जी ने स्नान करते समय वह सुपारी गंगा में बहा दी और कहा, गंगा मैया यह सुपारी रैदास ने भेजी है, कि ये सुपारी जो है रैदास ने भेजी है। पंडित जी का इतना कहते ही गंगा ने अपना हाथ निकाला और रैदास जी की भक्ति पूर्वक भेजी हुई वह सुपारी ग्रहण कर ली। तो गंगा जो है अपने हाथ निकालती है और रैदास जी की जो सुपारी दी गई होती है वो ग्रहण कर लेती है। ठीक है। साथ ही एक कीमती जड़ाऊ कंगन पंडित को दे दिया और वो जड़ाऊ कंगन जो है वो उस पंडित को दे दिया और कहा कि इस सुपारी के बदले यह कंगन रैदास को देना, और इस सुपारी के बदले ये जो कंगन है ये रैदास को देना तुम। ठीक है। उस चमकते हुए कंगन को देखकर पंडित की आंखें चौंधिया गई। उसके मन में लालच आ गया, पंडित के मन में लालच आ गया। उन्होंने सोचा कि दरिद्र रघु इस कंगन का क्या करेगा। उन्होंने सोचा कि ये जो रैदास है ये इस कंगन का क्या करेगा। ठीक है। इसे मैं ले जाकर राजा को भेंट कर दूंगा, इसे मैं ले जाता हूँ राजा को भेंट कर दूंगा। इस कंगन के बदले राजा इतना बड़ा पुरस्कार देगा कि मेरे जन्म जन्म की दरिद्रता धुल जाएगी
और इस कंगन के बदले राजा मुझे इतना बड़ा पुरस्कार देगा कि मेरे जन-जन की जो दरिद्रता है वो दूर हो जाएगी, ठीक है? ऐसा सोचकर पंडित जी रैदास जी के पास ना जाकर अपने गाँव चले गए। इसके बाद महल में जाकर वह कंगन राजा को भेंट कर दिया। राजा को कंगन देखकर अत्यंत आश्चर्य हुआ कि इतना अद्भुत और कीमती कंगन मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। इस गरीब ब्राह्मण के पास यह कहाँ से आया? ठीक है, तो वैसे जैसे ही वो पंडित जो है वो राजा के पास जाता है, उनको कंगन देता है, ठीक है? वो रैदास के पास नहीं जाते, वो राजा के पास जाते हैं, उनको वो कंगन देते हैं, तो राजा को बहुत आश्चर्य होता है कि ऐसा अनोखा कंगन तो मैंने कहीं देखा ही नहीं है, इस ब्राह्मण के पास कैसे आ गया? ठीक है? राजा ने उस कंगन की कीमत आँकने के लिए जौहरियों को बुलाया, तो वो ज्वेलर्स को बुलाते हैं। वे सब अचंभे में आ गए, किसी भी जौहरी ने ऐसे नगीने कभी कहीं नहीं देखे थे, ठीक है? तो उन्होंने कहीं मतलब किसी ने भी उस कंगन को ऐसा नहीं देखा था, ठीक है? कि मतलब इतना कीमती कंगन है ये तो, ओके? उन्होंने कहा, महाराज, इस कंगन की कीमत हम लोगों के लिए आँकना असंभव है, कि इसकी कीमत हमारे लिए आँकना तो बहुत असंभव है, ठीक है? हमने तो कभी ऐसे दुर्लभ रत्न नहीं देखे, ऐसा लगता है यह कोई दिव्य वस्तु है, ऐसा लग रहा है कोई दिव्य वस्तु है ये। राजा ने पंडित जी को भरपूर इनाम दिया और वह कंगन ले जाकर रानी के हाथ में पहनाया। तो वो भरपूर इनाम देते पंडित को और वो कंगन लेकर रानी के हाथ में पहना देते हैं, ठीक है? रानी तो जैसे निहाल हो गई, उसने तो इतना सुंदर कंगन पहनने की कभी कल्पना भी नहीं की थी। रानी ने वह कंगन अपनी बांदी को दिखाया और पूछा, यह कंगन मेरे हाथ में कैसा दिखता है? तो अपनी बांदी को दिखाती है और पूछती है कि यह कंगन मेरे हाथ में कैसा दिखता है? बांदी ने कहा, कंगन दिखता तो बहुत सुंदर है, मानो चांद सूरज को लजाने वाला हो, परंतु आपके दूसरे हाथ में भी ऐसा कंगन होना चाहिए। बोलती है, कंगन दिखता तो बहुत सुंदर है, पर आपके दूसरे हाथ में भी ऐसा ही कंगन होना चाहिए फिर तो, ठीक है? रानी भी बांदी की बातों में आ गई, उसने कंगन उतारकर फेंक दिया और रूठ कर बैठ गई। राजा ने रूठने का कारण पूछा, तो वह बोली, जब तक ऐसा ही दूसरा कंगन आप मुझे मंगा कर नहीं देते, मैं तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। तो यहाँ पर वो रूठ गई और वो राजा से बोलते कि जब तक आप मेरे लिए दूसरा कंगन ऐसा वाला ही नहीं लेकर आते हो, तो मैं अंजन नहीं ग्रहण करूंगी तब तक, ठीक है? उसने रानी से कहा, तुम व्यर्थ ही हठ कर रही हो, यह अनहोनी बात है। किंतु रानी नहीं मानी, तो बोलती कि तुम व्यर्थ ही ऐसे कर रही हो, हट कर रही हो, ये तो अनहोनी बात है, ठीक है? पर रानी नहीं मानती। राजा जानता था कि इस तरह का कंगन कितने भी रुपए खर्च करके नहीं मिल सकता। उस पंडित से पूछना चाहिए कि वह कंगन उसे कहाँ से मिला। तो वहाँ पर अब वो राजा सोचता है कि इतना ज़्यादा धन, मतलब बहुत ज़्यादा धन भी देकर ये कंगन मुझे नहीं मिलेगा, तो वो सोचते हैं कि पंडित से पूछना चाहिए कि उसे ये कंगन जो है वो कहाँ से मिला, ठीक है? पंडित को बुलवाया और पूछा, वह कंगन तुम्हें कहाँ से मिला और किसी भी तरह ऐसा ही एक कंगन और मिल सकता है क्या? तो बोलते कि ये कंगन तुम्हें कहाँ से मिला और किसी भी तरह कोई ऐसा ही मुझे एक कंगन और मिल सकता है? पंडित जी ने डरते-डरते सारी बात राजा को बता दी। तो पंडित जो है वो डरते-डरते सारी बात राजा को बता देता है। राजा ने कहा, तुम एक बार फिर रैदास के पास जाओ और उससे दूसरा कंगन प्राप्त करने की चेष्टा करो। तो राजा बोलते हैं कि तुम एक बार फिर से रैदास के पास जाओ, उससे दूसरे कंगन पाने की चेष्टा करो, ठीक है? पंडित के मन में भी लोभ आ गया। उसने सोचा कि यदि दूसरा कंगन प्राप्त कर सकूं, तो इस बार राजा मुझको पहले से भी अधिक पुरस्कार देंगे। तो अब पंडित के मन में और लालच आ गया। बोलते हैं कि अगर मैं दूसरा कंगन भी लेके आ जाऊं, तो मुझे और भी धन मिलेगा फिर तो। ऐसा सोच वह रैदास जी के पास गया, ठीक है? तो रैदास जी के पास जाता है। पंडित जी को दूर से ही देखकर रैदास जी बोले, पंडित जी, आप एक कंगन और मांगने तथा अपने धन को दुना करने आए हैं, लेकिन दूसरे की बात दूसरे की बात ही क्या, कंगन तो पहले ही जहाँ से आया था वहां जा चुका और राजा से आपको जो धन मिला था उसे भी अपने साथ ले गया। तो यहाँ पर अब क्या होता है, पंडित जी जो है वो दूर से ही देखकर रैदास जी से बोले, ठीक है? वो रैदास जी से बोलते हैं, ओके? तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों कि पंडित जी को कौन देख लेता है? रैदास देख लेता है। वो दूर से ही देखकर ऐसे बोलता है रैदास जी पंडित जी को कि पंडित जी, आप एक कंगन और मांगने तथा अपने धन को दुना करने के लिए आए हैं। तुम लोग उसे पता चल गया है। तो बोलते कि आप यहाँ पर आए हो एक और कंगन लेने के लिए और अपने धन को और दुना करने के लिए, पर आपको ये नहीं पता कि जो आप दूसरे की बात कर रहे हो, पर जो पहला कंगन है वो तो यहाँ से चला गया है, ठीक है? और आपका जो राजा है, उनसे जो आपको धन मिल रहा था वो भी जा चुका है, ठीक है? तो उसे भी आपने साथ ले गया, यानी कि जो आपका जो धन मिल रहा था राजा से वो भी अपने साथ वो ले गया, ठीक है? राजा रानी से कहिए कि वे ऐसा माने कि कंगन तो केवल सपना था, साथ ही
आप भी यह मान ले कि आपका धनी होना भी एक सपना था। तो राजा रानी से आप बोलना कि कंगन तो एक सपना था और आप भी ये मान लो कि आपका धनी होना भी क्या था, एक सपना ही था। ठीक है। पंडित जी अपना सिर धूंधते हुए वापस अपने घर लौट गए। तो अपना सिर ऐसे खुजलाते हुए वापस अपने घर लौट गए। ठीक ही कहा गया है, आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे। तो यहाँ पर अब देख सकते हो आप कि आधी छोड़ जो है वो पूरी को धावे, मतलब आधा तो मिल जाता है पर उसके बाद वो सोचते हैं कि हमें और मिल जाता। ठीक है। और आधी मिले ना पूरी पावे, और आधे के चक्कर में उन्हें पूरी भी नहीं मिल पाती है। ठीक है, पूरी चीज नहीं मिल पाती है। ठीक है, जैसे इसमें हुआ था कि एक कंगन मिल गया था तो उसमें वो खुश नहीं थी, उन्हें एक और कंगन चाहिए था। ठीक है, और दूसरा कंगन पाने के लिए वो उसको भी खो गए जो पहला कंगन उन्हें मिला था। ठीक है। तो इस अध्याय से हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? मनुष्य को लालच कभी नहीं करना चाहिए और अपना मन पवित्र रखना चाहिए, कि मनुष्य को कभी भी ग्रीडी नहीं बनना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए और अपना जो मन है एकदम पवित्र रखना चाहिए। ठीक है। ज्यादा के लालच में पड़कर हम उसे भी गवा बैठते हैं जो हमारे पास है। तो ज्यादा के लालच के चक्कर में हम उसे भी गवा पड़ते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी होता है। ठीक है, तो हमें जितना उसमें मिला है उसमें उतने में हमें संतुष्ट रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ बच्चों कि आपको अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा और इसमें कही गई बात को आपको ध्यान में रखना है और इसकी एक्सरसाइज भी आपको अच्छे से कंप्लीट करनी है। अब मैं आपको मिलूंगी अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।